हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पब्लिक सर्विसेज के बारे में। पब्लिक सर्विसेज मतलब लोक सेवा। तो देखिए, शुरू करते हैं इसको। जो ये पब्लिक सर्विसेज है, इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है ऑल इंडियन सर्विसेज, दूसरी कैटेगरी है सेंट्रल सर्विसेज और तीसरी कैटेगरी जो है इसकी स्टेट सर्विसेज। ठीक है, ये तीनों ही सर्विसेज हम पब्लिक सर्विसेज के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। ऑल इंडियन सर्विसेज में जितने भी आपने आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट ऑफिसर, डीएफओ वगैरह देखे हैं, सारे ऑल इंडियन सर्विसेज कैडर के लोग होते हैं। तो ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में थोड़ा हम विस्तार में बात करेंगे। ऑल इंडियन सर्विसेज जो होती है, ये सेंट्रल में भी हमें देखने के लिए मिलती है, स्टेट में भी हमें देखने के लिए मिलती है। और ये इनका जो भी पोस्ट रहता है ना, वो सबसे ऊपर रहता है। इनका जो ओहदा होता है वो सबसे ऊंचा ओहदा होता है इन सर्विसेज में, सेंट्रल सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में। ऑल इंडियन सर्विसेज में जो भी अपॉइंटेड पर्सन है, उनका ओहदा सबसे ऊपर रहता है। 1947 से पहले जो है हमारे पास ये जो नाम है ऑल इंडियन सर्विसेज का, इसमें जो दो कैटेगरी आती थी और वो दो कैटेगरी हुआ करती थी सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस, ठीक है, और इंडियन पुलिस, इंडियन पुलिस और इंडियन सिविल सर्विसेज। ये दो हमारे पास सेवा होती थी, दो सर्विसेज होती थी ऑल इंडियन सर्विसेज के अंडर जो आती थी। 1947 में नाम चेंज होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज को हटा के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर दिया जाता है, आईएएस, और इंडियन पुलिस को रिमूव करके इंडियन पुलिस सर्विसेज हो जाता है। तो अभी 1947 के आसपास हमें सिर्फ दो सर्विसेज देखने के लिए मिलती है जो ऑल इंडियन सर्विसेज में आती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। फिर कुछ समय बाद समय होता है 1966 का। 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को भी जो है ऑल इंडियन सर्विसेज की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अब हमारे पास एट प्रेजेंट तीन ऑल इंडियन सर्विसेज हैं। वो है एक तो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरी जो है वो हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब अस्तित्व में आई थी? ये 1966 में जो है ऑल इंडियन सर्विसेज की कैटेगरी में एड ऑन हुई थी। आई होप कि इतना आपको अभी तक समझ आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पब्लिक सर्विसेज के बारे में। पब्लिक सर्विसेज मतलब लोक सेवा। तो देखिए, शुरू करते हैं इसको। जो ये पब्लिक सर्विसेज है, इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है ऑल इंडियन सर्विसेज, दूसरी कैटेगरी है सेंट्रल सर्विसेज और तीसरी कैटेगरी जो है इसकी स्टेट सर्विसेज। ठीक है, ये तीनों ही सर्विसेज हम पब्लिक सर्विसेज के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। ऑल इंडियन सर्विसेज में जितने भी आपने आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट ऑफिसर, डीएफओ वगैरह देखे हैं, सारे ऑल इंडियन सर्विसेज कैडर के लोग होते हैं। तो ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में थोड़ा हम विस्तार में बात करेंगे। ऑल इंडियन सर्विसेज जो होती है, ये सेंट्रल में भी हमें देखने के लिए मिलती है, स्टेट में भी हमें देखने के लिए मिलती है। और ये इनका जो भी पोस्ट रहता है ना, वो सबसे ऊपर रहता है। इनका जो ओहदा होता है वो सबसे ऊंचा ओहदा होता है इन सर्विसेज में, सेंट्रल सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में। ऑल इंडियन सर्विसेज में जो भी अपॉइंटेड पर्सन है, उनका ओहदा सबसे ऊपर रहता है। 1947 से पहले जो है हमारे पास ये जो नाम है ऑल इंडियन सर्विसेज का, इसमें जो दो कैटेगरी आती थी और वो दो कैटेगरी हुआ करती थी सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस, ठीक है, और इंडियन पुलिस, इंडियन पुलिस और इंडियन सिविल सर्विसेज। ये दो हमारे पास सेवा होती थी, दो सर्विसेज होती थी ऑल इंडियन सर्विसेज के अंडर जो आती थी। 1947 में नाम चेंज होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज
को हटा के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर दिया जाता है, IAS, और इंडियन पुलिस को रिमूव करके इंडियन पुलिस सर्विसेज हो जाता है। तो अभी 1947 के आसपास हमें सिर्फ दो सर्विसेज देखने के लिए मिलती है जो ऑल इंडियन सर्विसेज में आती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। फिर कुछ समय बाद समय होता है 1966 का। 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को भी जो है ऑल इंडियन सर्विसेज की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अब हमारे पास एट प्रेजेंट 3 ऑल इंडियन सर्विसेज हैं। वो है एक तो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरी IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरी जो है वो हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब अस्तित्व में आई थी? ये 1966 में जो है ऑल इंडियन सर्विसेज की कैटेगरी में एड ऑन हुई थी। आई होप कि इतना आपको अभी तक समझ आया होगा। फिर जो भी ऑल इंडियन सर्विसेज के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आपने भी देखा IAS IPS DFOs, तो ये सारे के सारे जो है ट्रेन कराए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और इनको रिक्रूट भी किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और फिर इनको रिक्रूट करने के बाद इनको ट्रेन किया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है इन मेंबर्स को, ऑल इंडियन सर्विसेज के मेंबर्स को। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है ट्रेनिंग और इनका रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये दो काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और फिर जैसे इनकी ट्रेनिंग वगैरह पूरी हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे कि इनको बोलते हैं होम कैडर वगैरह, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इनकी नियुक्ति या इनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है और वहाँ पर ये अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट कैडर से होते हैं यहाँ पे जो भी लोग आते हैं। अब कोई भी पर्सन एज अ ऑल इंडियन सर्विसेज में IAS IPS या IFS बन के किसी भी स्टेट में अपॉइंटमेंट होती है उसकी, और वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। और कुछ समय बाद, जैसे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब उसकी सर्विसेज वहाँ पूरी हो जाती है, देन दे रिटर्न बैक टू देयर होम कैडर, अपने होम कैडर में वापस आ जाते हैं और वहाँ पर अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। इनकी सर्विसेज जो है एक फिक्स टेन्योर तक होती है, और उसके बाद देन दे रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जिस भी स्टेट्स के हैं वो, फिर वहाँ पे उनको अपनी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अब देखिए, दोनों ही गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं इनको कंट्रोल करने की, ठीक है। लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है इनको कंट्रोल करने के लिए। तो दो चीज आपने यहाँ पर जानी कि एक होता है इमीडिएट कंट्रोल और एक होता है अल्टीमेट कंट्रोल। इमीडिएट मतलब जो तुरंत जो कंट्रोल होता है, जो कुछ समय के लिए कंट्रोल है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जो अल्टीमेट इनका कंट्रोल रहता है इन मेंबर्स का, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। और अगर कभी भी कोई इनके खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेन पाई जाती है जिसके रिस्पॉन्स में इनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उठाया जा सकता है या उठाया जाना चाहिए, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन कौन जो है उठाएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक्शन लेगी। इनको पेनाल्टीज वगैरह जो भी देनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इनको इनके वर्क से अगर हटाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि इनको इनकी सर्विसेज से हटाए, इनके टेन्योर से इनका टेन्योर खत्म करें, ठीक है। तो ये सारी जो बात है ये आपके लिए जानना बेहतर जरूरी है। भी आप ये पढ़ रहे हैं ऑल इंडियन सर्विसेज, तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज अभी मॉडर्न डे में किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है कि ही वॉज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन ड्राफ्टिंग प्रोसेस। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो रहा था तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे आए और आगे आके वो फर्स्ट पेट्रोगोनिस्ट बने जो चाहते थे कि ऑल इंडियन सर्विसेज हो, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि फादर ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज किसे कहा जाता है।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में हमने जान लिया है, अब जानते हैं सेंट्रल सर्विसेज के बारे में। बात कर रहा हूँ सेंट्रल सर्विसेज की। तो सेंट्रल सर्विसेज के जितने भी मेंबर्स होते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज में जितने भी मेंबर होते हैं उन पे एक्सक्लूसिव जुडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। बिफोर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से पहले सेंट्रल सर्विसेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सेंट्रल सर्विसेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जैसे कि क्लास 1, क्लास 2। ठीक है, क्लास 1 रैंक के ऑफिसर हो गए, क्लास 2 रैंक के ऑफिसर हो गए, फिर आते थे सबऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद फिर आते थे इंफीरियर। क्लास 1, क्लास 2 सबऑर्डिनेट सर्विसेज और इंफीरियर सर्विसेज। तो ऐसे इनका जो है हायरार्की रहती थी, क्लास 1, क्लास 2 सबऑर्डिनेट और हायरार्की। फिर जो है क्लास 1 और क्लास 2 तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो ये सबऑर्डिनेट सर्विसेज और इंफीरियर सर्विसेज हैं, इनका नॉमेनक्लेचर होता है, इनका नामकरण होता है इंडिपेंडेंस के बाद। और सबऑर्डिनेट सर्विसेज को क्लास 3 की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और इंफीरियर जो सर्विसेज होती हैं उनको क्लास 4 की कैटेगरी में डाला जाता है। बोलते हैं ना कि ग्रुप डी की भर्ती आई है, ग्रुप सी की पोस्ट आई है, तो ये सब यही है कि ग्रुप 3, क्लास 3, क्लास 4। ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 के जो बेसिकली मेंबर्स होते हैं वो ऑफिसर रैंक के होते हैं, और क्लास 3 में रैंक क्लरिकल पर्सन्स होते हैं। क्लास 4 में जो पियोन्स वगैरह हो गए, ये सब पर्सन्स होते हैं। तो इस हिसाब से ये कैटेगराइज किया गया था। फिर ईयर आता है 1974 का। 1974 में ये जो क्लास 1, क्लास 2 सुपीरियर सर्विसेज को जो है क्लास 3 में हमने इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया, और इंफीरियर सर्विसेज को जो है हमने क्लास 4 का दर्जा दे दिया। ठीक है, सुपीरियर नहीं, सॉरी, सबऑर्डिनेट सर्विसेज और इंफीरियर सर्विसेज को क्लास 3 और क्लास 4 का रिस्पेक्टिवली हमने इनको नॉमेनक्लेचर या फिर इनको इसका दर्जा दे दिया। फिर ईयर आता है 1974 का। 1974 वो ईयर है जब इनका दोबारा से नॉमेनक्लेचर होता है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का दोबारा से नॉमेनक्लेचर होता है, और अब जो इनका नॉमेनक्लेचर बदल के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी रिस्पेक्टिवली हो जाता है। क्लास 1 को ग्रुप ए बोला जाएगा, क्लास 2 को ग्रुप बी बोला जाएगा, क्लास 3 को ग्रुप सी बोला जाएगा, क्लास 4 को ग्रुप डी बोला जाएगा। अभी प्रेजेंट पे हमारे पास 60 ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए की हमारे पास 60 सर्विसेज ऐसी हैं जो कि सेंट्रल सर्विसेज के अंदर आती हैं। तो ये जो ग्रुप ए की सर्विसेज हैं, इनमें से कुछ सर्विसेज मैं आपको बताता हूँ, जैसे सेंट्रल इंजीनियर सर्विस, सेंट्रल हेल्थ सर्विस, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विस, सेंट्रल लीगल सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जिसके अंदर कस्टम, एक्साइज और इनकम टैक्स वगैरह आता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस, रेलवे पर्सनल सर्विसेज। तो अभी ये जो है मैंने आपको 15 ऐसी ग्रुप ए की सेंट्रल सर्विसेज मैंने आपको बताई है। तो एट प्रेजेंट हमारे पास ऐसी 60 सर्विसेज हैं, 60 सर्विसेज हैं, उनमें से 15 सर्विसेज मैंने आपको बताई। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्रुप सी की जो सर्विसेज होती हैं वो बेसिकली क्लैरिकल पोस्ट की होती हैं। ग्रुप डी का जो सर्विसेज होता है वो मैनुअल, हाथ से काम जो होता है। ठीक है, तो वो चीज जो है ग्रुप डी के अंदर आती है। जैसे किसी ऑफिस में किसी क्लर्क को हेल्प करना, जैसे पियोन वगैरह हो गए,
तो ये सब ग्रुप डी के अंदर आते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो मेंबर्स होते हैं ये गैजेटेड ऑफिसर्स कहलाते हैं, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो मेंबर्स होते हैं ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, नॉन गैजेटेड। अब इन नॉन गैजेटेड के आगे आप ऑफिसर लगाओ ना लगाओ, बात एक ही, वैसे लोग नहीं लगाते, तो सिर्फ ये नॉन गैजेटेड होते हैं। और ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको गैजेटेड ऑफिसर्स बोला जाता है। और वैसे अपने आपने अपने क्लास टाइम पे, स्कूल टाइम पे सुना होगा कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये किसी गैजेटेड ऑफिसर द्वारा साइन होना चाहिए। कभी भी आप अगर कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं किसी नेशनल डिफेंस एकेडमी का, या सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज का, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज का, या फिर कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म्स वगैरह आप फिलअप करते हैं तो उसमें आता है कि ये जो पर्टिकुलर आपका इंफॉर्मेशन है ये साइंड होना चाहिए गैजेटेड ऑफिसर द्वारा। तो गैजेटेड ऑफिसर कौन से होते हैं, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ग्रुप ए ग्रुप बी के जो मेंबर्स होते हैं ये गैजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। तो जो मैंने अभी आपको ये ऊपर सर्विसेज बताई थी इनमें से भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज बड़ी रेप्यूटेड सर्विस होती है, ठीक है, काफ़ी अच्छी इज्जत होती है। जितने भी हमारे बाकी अदर आईएएस आईपीएस वगैरह हैं, ठीक है, इनसे सबसे ऊपर जो होती है आईएफएस की पोस्ट रहती है, इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टाइज, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, ठीक है। तो इन सब के टर्म्स में इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है सबसे ऊंचे ओहदे पे आती है। लोगों को प्रेफर करना चाहिए, जिसको देश विदेश घूमना है, सो ही और सी सेल ऑप्ट फॉर द इंडियन फॉरेन सर्विसेज अंडर दिस पब्लिक सर्विसेज। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी सर्विसेज मैंने आपको बताई सेंट्रल सर्विसेज, तो सेंट्रल सर्विसेज जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सेंट्रल लीगल सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विस, सेंट्रल हेल्थ सर्विस, सेंट्रल इंजीनियर सर्विस, तो इनका जो पे स्केल होता है वो इंडियन पुलिस सर्विसेज से ऊपर होता है। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी सर्विस के बारे में, जिसको हमने बोला है स्टेट सर्विसेज। तो हम बात कर रहे हैं स्टेट सर्विसेज के बारे में। स्टेट सर्विसेज के अंदर जो भी पर्सनल्स आते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, उनका जो है एक्सक्लूसिव जुडिक्शन किसके पास रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनका कोई भी जुडिक्शन नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग वगैरह से लेकर इनका अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। अब नंबर ऑफ सर्विसेज जो है ये डिफर करती है स्टेट टू स्टेट, कि कौन से स्टेट में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज होंगी स्टेट की, ये डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट। कुछ ऐसी सर्विसेज जो सारे स्टेट में कॉमन होती हैं वो हैं सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, एग्रीकल्चर सर्विस, मेडिकल सर्विस, वेटनरी सर्विस, फिशरीज सर्विस, जुडिशियल सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, कोऑपरेटिव सर्विस, रजिस्ट्रेशन सर्विस, सेल्स टैक्स सर्विस, जेल सर्विस, सर्विस ऑफ इंजीनियर्स एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि सारे ही स्टेट में कॉमन रहती हैं। इन सर्विसेज का नाम भी इनके प्रॉपर जो स्टेट है उसके नाम में एज अ प्रीफिक्स लगाकर ना उसके स्टेट का जो नाम होता है उसे एज अ उसमें प्रीफिक्स लगाकर इन सर्विसेज को जोड़ा जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि अगर कोई पुलिस सर्विसेज आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती है तो उसको हम आंध्र प्रदेश पुलिस सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी फॉरेस्ट सर्विस आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती है तो उसे हम आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस बोलेंगे। कोई भी एग्रीकल्चर सर्विस जो आंध्र प्रदेश के स्टेट से बिलोंग करती है उसे हम आंध्र प्रदेश फिशरी सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, वेटनरी सर्विसेज, तो ये ऐसे करके हम उसे बोलेंगे।
जैसे हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कैटेगरीज डिवाइड होती थी कि ग्रुप ए की वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है। तो वैसे स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट सर्विसेज में भी जो है नोमेनक्लेचर होता है। स्टेट सर्विसेज को भी हम 4 पार्ट में हमने क्लासिफाई कर रखा है, और वो है क्लास 1 और ग्रुप ए, क्लास 2 और ग्रुप बी, क्लास थर्ड या फिर ग्रुप थर्ड, या फिर इसको हम बोलेंगे ग्रुप सी, और क्लास 4 इसको हम ग्रुप 4 भी बोल देते, और इसको हम जो है ग्रुप डी भी बोल देंगे। तो ये चीज़ जो है कॉमन है। और फिर इसी क्लास के बेसिस पे हमने देखा था कि इनको गैजेटेड पोस्ट और नॉन गैजेटेड पोस्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। बेसिकली वैसे ही होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के कैटेगरी के जो मेंबर्स होते हैं उनको गैजेटेड ऑफिसर बोला जाता है, और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के मेंबर्स होते हैं उनको नॉन गैजेटेड का दर्जा दिया जाता है। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जो इनका नाम होता है गैजेटेड ऑफिसर या गैजेटेड मेंबर्स का जो नाम होता है, इनका नाम गवर्नमेंट गैजेट में पब्लिश किया जाता है। क्यों? ताकि अपॉइंटमेंट, कोई भी अपॉइंटमेंट हो, ट्रांसफर हो, ठीक है, प्रमोशन हो, रिटायरमेंट हो, तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट गैजेटेड में इनका जो इन मेंबर्स का है इनका नाम हमेशा होता है। वाइल जो नॉन गैजेटेड मेंबर्स होते हैं उनका नाम गवर्नमेंट गैजेट में पब्लिश नहीं होता है। और भी जो ग्रुप ए ग्रुप बी यानी कि जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, वो जो गैजेटेड ऑफिसर्स को पे बिलोंग करते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के मेंबर्स को या कि नॉन गैजेटेड मेंबर्स को वो सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलते। जैसे कि ओन व्हीकल हो गया, एक ड्राइवर हो गया, ठीक है, कुछ HRA हाउस रेंट अलाउंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गैजेटेड ऑफिसर को मिलती है, जो कि नॉन गैजेटेड ऑफिसर को नहीं मिलती। ठीक है। अब एक अंतर इनमें ये भी है कि जो मेंबर होते हैं गैजेटेड लेवल के उनको ऑफिसर्स बोला जाता है, और जो नॉन गैजेटेड मेंबर्स होते हैं ग्रुप सी ग्रुप डी के जो भी लोग होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, उनको एम्प्लॉयज बोला जाता है। ग्रुप ए ग्रुप बी को क्या बोला जाता है? ऑफिसर्स। और ग्रुप सी ग्रुप डी या फिर ग्रुप थर्ड ग्रुप फोर्थ के लोगों को हमने क्या बोला है? एम्प्लॉयज। ये बात क्लियर? बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 314, जो कि पार्ट 4 का पार्ट है, तो उसमें इससे रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। ऑल इंडियन सर्विसेज के रिगार्ड में, सेंट्रल सर्विसेज के रिगार्ड में, स्टेट सर्विसेज के रिगार्ड में। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, क्लियर एंड कट होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 314 में ये सारी ऑल इंडियन सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज के बारे में मेंशन है। सो इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट, सो यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट राइट नाउ। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इनके टेन्योर के बारे में। तो टेन्योर की अगर हम बात करें तो इनके टेन्योर पे सीधी सीधी साफ साफ बात यहाँ पर ये मेंशन कर दी है कि एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये कौन कौन से मेंबर्स हैं एक बार देख लीजिए। आर्टिकल 310 ये एम्पावर करता है कि कोई भी डिफेंस का मेंबर है, डिफेंस सर्विसेज का, कोई भी सिविल सर्विसेज का मेंबर है जो कि सेंट्रल लेवल पे है या फिर ऑल इंडियन सर्विसेज लेवल पे है, ठीक है, या फिर ऐसे कोई पर्सन जिन्होंने मिलिट्री पोस्ट होल्ड कर रखी है, ठीक है, या फिर कोई भी सिविल पोस्ट होल्ड कर रखी है अंडर द सेंटर, ठीक है। सो दे होल्ड देयर पोजीशन ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये इनका
एक क्या होता है, एक इनका टेन्योर होता है, ठीक है। एंड इन द सिमिलर मैनर कोई भी स्टेट का कोई सिविल सर्वेंट है या कोई भी अदर मेंबर जो है वो होल्ड करता है अपना ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल की अगर बात करें तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और स्टेट सर्विसेज के बारे में अगर आप बात करें तो दे their tenure is as per the pleasure of governor of that particular state to which they belongs। तो हमने टेन्योर देखा। अब टेन्योर के बाद हम जो है कुछ ऐसे सेफगार्ड्स देखते हैं जो कि एक सिविल सर्वेंट को मिले होते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। सो अभी हमने देखा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो इस पे सेक्शन 311 कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ कुछ सेफगार्ड्स जो है वो भी बताता है आर्टिकल 311 के अंडर। देखिए सबसे पहले जो सिविल सर्वेंट होता है ना, चाहे वो सेंटर का हो या फिर ऑल इंडियन सर्विसेज का हो, तो ये जो सिविल सर्वेंट है, ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय ऑथोरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। जिस किसी भी द्वारा ये अपॉइंट हुआ है उससे सबऑर्डिनेट जो भी अथॉरिटी होगी उसके द्वारा इसको नहीं हटाया जाएगा। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्विसेज के बारे में, ठीक है। अब कुछ मैं आपको कुछ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बात की थी कि ऑल इंडियन सर्विसेज जब हमने देखा था तो 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज बन के तैयार हुई और तब जाके जो है 3 ऑल इंडियन सर्विसेज हमारे पास आई। लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो ये जो है बिल पास करके किसी भी सर्विस को जो कि सेंट्रल सर्विस के अंदर आती है, ठीक है, उसको ये ऑल इंडियन सर्विस का दर्जा दे सकते हैं। देखिए ऑल इंडियन सर्विसेज में क्या हो सकता है कि जैसे सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, वो फॉर द एंटायर नेशन, फॉर द एंटायर इंडिया होता है। सेंट्रल लेवल की वो पोस्ट होती है। और जो है सेम सिमिलरली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या पार्लियामेंट अगर चाहे तो दे कैन क्रिएट अनदर ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विसेज। जैसे फॉर एन एग्जांपल ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस, ठीक है, ये जो है ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विसेज हो जाएगी, ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो जाएगी, ऑल इंडियन पुलिस सर्विसेज हो जाएगी। तो ये तीन जो थी पहले, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो चौथी और इंक्लूड हो सकती है, पांचवी भी इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडियन इंजीनियर सर्विसेज, ऑल इंडियन मेडिकल सर्विसेज, ऐसे करके ये सारी की सारी एड ऑन हो सकती है पार्लियामेंट अगर चाहे तो गाइज आई होप कि इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आपको पसंद आई है ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।